फिजिक्स को तुमने फोड़ दिया, अब बारी है केमिस्ट्री को फोड़ने की, अब बारी है स्मार्ट स्टडी की। तो फिजिक्स के सभी टीचर से मेरी बात हुई तो सबने यही बोला कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए थे, पिछले सालों से इजी पेपर था। तो बेटा केमिस्ट्री में तो हर साल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर को डीपली एनालाइज करके बनाई गई है और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस किस चैप्टर से, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है उन क्वेश्चन पे और सेफर साइड में रहने के लिए पढ़ना सब कुछ है, ज्यादा फोकस इन टॉपिक पे करना है। देखो बेटा, हर साल हमारे चैनल से पढ़कर बच्चों के 100, 99 इस तरह से मार्क्स आते हैं और मैं चाहता हूं इस साल यहां पर फोटोज आप लोगों की लगी हो। तो होगा क्या भाई, इस वीडियो के बाद 5-10 नंबर तो आपके वैसे कवर हो जाएंगे क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट भी थोड़े सीखेंगे और सारे के सारे रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। यस, एक थोड़ी लेंथी वीडियो होगी बट सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ये पढ़ना है और यहां से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी। आपको पता होगा मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मोल फ्रैक्शन। हेनरी लो, राउल्स लो की बात करनी है। इसके बाद क्या होता है, हेनरी लो क्या होता है भाई, हेनरी लो हमारे पास होता है P इक्वल टू के एच एक्स बी। और आपसे कई बार के एच के बारे में पूछ लिया जाता है। हेनरी लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है सोल्युबिलिटी के। इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लेना। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स के जो टाइप होते हैं कौन कौन से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। थ्योरेटिकल यहां से बनते हैं। बात करें न्यूमेरिकल्स की तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप बहुत अच्छे से देखोगे, इनसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं और इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दिया जाता है वैन होफ फैक्टर के साथ। वैन होफ फैक्टर का फॉर्मूला, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हो तो क्या होता है I-1/n-1, और अगर आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल रहे हो I-1 1/n-1। आई की वैल्यू NaCl के लिए 2 होती है, MgCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, C6H12O6। ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में नहीं टूटता तो इसके लिए आई की वैल्यू जो है 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे स्कोरिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका डायग्राम देख लेना। वो ई सेल पे क्या फर्क पड़ता है, ई नोट सेल पे क्या फर्क पड़ता है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे, बराबर रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। इसके साथ साथ डेल्टा जी और केसी पढ़ लेना है। कोलरस लो, कोलरस लो क्या होता है भाई, जो हमें बताता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल होती है, कैटायन एंड एनायन के सम के। एक यहाँ पर ग्राफ पूछ लिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के रूट का, इस तरह से ग्राफ बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये है ए, ये है बी, ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जा रही है। फैराडे लॉ देख लेना, इसके वो फर्स्ट सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। एक शॉर्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनको याद रख लेना, इनसे श्योरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये आपको पता होगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इनटू 1000/m। सेल, जितने भी हमारे पास सेल है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इनकी रिएक्शन और इनके यूजेस एंड इसके अलावा जो आपका कोरिजन है, कोरोजन की रिएक्शन भी अच्छे से देख लेना भाई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। 7 मार्क्स का चैप्टर बनता है, इजी सा चैप्टर है। सबसे पहले तो इसमें क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, थ्योरेटिकल में ये आता है। रेट लो एंड आपसे अलग अलग क्या पूछा जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछी जाती है। क्या फॉर्मूला रहता है, K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। जैसे कि मैंने बोला हमारे पास जीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो K क्या बनेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकंड। और इस तरह से ये हमारे पास ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जनरली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ, वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव कीजिए T 99% इज इक्वल टू 2 × में T 90%, है ना। एक इसका T हाफ होता है 0.693/K। तो आप इसको अच्छे से देख लोगे, न्यूमेरिकल ग्राफ इसके अच्छे से देखने हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत बन जाते हैं भाई। कौन सा, लो K2/K1 EA/19.15 1/T1 - 1/T2, ये हमारे पास रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, देखो अब जो जितना भी टाइम है इस टाइम आपको फोकस करना है थ्योरी पे
एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब ऑब्वियसली आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया डिटेल नोट्स, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे। मैंने आप लोगों के लिए प्रीमियम नोट्स बना रखे हैं केमिस्ट्री के। जस्ट कितना प्राइस है? 199। सर बहुत महंगा है। अगर आप ये कोड यूज करते हो, ये कोड अपने आप लग जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कितने के हो जाएंगे? जस्ट 99 रुपीज के हो जाएंगे। अब 99 रुपीज में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स का एक बार मुखड़ा दिखा देता हूँ। इस तरह से सारे के सारे नोट्स हैं और इसमें सारी की सारी थ्योरी और 15-15 डायमंड क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन आपने और भी प्रैक्टिस करने हैं, बट ये सारी की सारी थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी है, पढ़ के मजा आएगा, पढ़ने का दिल करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। आगे मूव करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स का है, 3 टॉपिक है, प्रॉपर्टीज, कैमेनोफोर K2CR27 एंड हमारे पास एफ ब्लॉक में वो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ नोड एक्टिनोड का डिफरेंस। अब एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है और एक वो जिंक, कैडमियम, मर्करी जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं थोड़े से, है ना। क्यों होते हैं वो एक्सेप्शनल? ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। क्यों होती है? NS एंड N-1D की इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो सेम सेम होती है, तो वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, है ना। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसके बाद कलर्ड आयंस क्यों बनाते हैं? डीडी ट्रांजिशन की वजह से, और डीडी ट्रांजिशन क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अलॉय, ये बेसिक सी बातें होती हैं। कैमेनोफोर K2CR27 को बहुत अच्छे से देख लेना, याद रखना। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव से I2 बनता है, H2 नेगेटिव से S बनता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनता है। एक अल्कलाइन मीडियम में पूछा जाता है भाई बहुत बार, अल्कलाइन मीडियम में कैमेनोफोर लेते हैं ना, तो आपका I नेगेटिव से बनता है IO3 नेगेटिव, आयोडेट। तो ये भी आप अच्छे से देख लोगे। उसके बाद एफ ब्लॉक में क्या आता है? लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, 4F 5F का डिफरेंस, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन के कॉज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। आगे आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ना है और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा नंबर का होना चाहिए, बट जितने का है ठीक है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या करना है? सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर करोगे और नोमेनक्लेचर के लिए आपको लिगेंड देखना पड़ेगा। मोनोडेंटेंट जिसमें एक डोनर एटम हो, बाइडेंटेंट जिसमें 2 डोनर एटम हो जैसे EN OX हो गया, पॉलीडेंटेंट जिसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम है EDTA, एम्बिडेंटेंट जो 2 साइड से जुड़ सकते हैं बट जुड़ेंगे एक साइड से, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, इसके अलावा SCN भी हो जाता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। एक होता है आयनाइजेशन, अलग अलग आयंस देगा। कोऑर्डिनेट जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। लिंकेज जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। हाइड्रेट जिसमें पानी के मॉलिक्यूल कम ज्यादा होंगे अंदर बाहर, है ना। और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है? सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट होता है। ऑप्टिकल में कंडीशन याद रखिएगा, कम से कम एक बाइडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। थ्योरीज आती है हमारे पास, 3 थ्योरी हैं, वर्नर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वर्नर थ्योरी से, सॉरी गलत बोल रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वर्नर थ्योरी में क्या होता है? 2 तरह के वैलेंसी की बात की जाती है वर्नर थ्योरी में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बात करती है हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, ज्योमेट्री की। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर होती है, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, D2sp3 है तो अंदर की तरफ है D, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D बाहर की तरफ है तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और CFT में याद रखना डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, और अगर डेल्टा O की एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और अगर हमारी एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से तो वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। कई बार आपसे चिलेट पूछ लिया जाता है और चिलेट वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अच्छा, चिलेट कहां पर होता है? जहां कहीं पर भी बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड होगा वहां पर चिलेट होगा। चिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइलोकेन हैलोरिन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक प्रो टिप दे देता हूं, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ लेना, बाकी सब में नेम रिएक्शन अच्छे से देखते चलना, टेस्ट देखते चलना, ठीक है, और कन्वर्जन जो भी आएंगे थोड़े से वो। चलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एक हैलोकेन है, उसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दी तो क्या हो जाएगा? RNU एंड इधर क्या आ जाएगा? X नेगेटिव। अगर सिर्फ हैलोकेन पे डिपेंड करती है तो ये रिएक्शन है SN1, और अगर दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है तो ये रिएक्शन है SN2। SN1 हमारी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, SN2 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या मैटर करता है? SN1 में मैटर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमारा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसमें क्या मैटर करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ सबसे कम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? रेसमाइजेशन मतलब फ्रंट से भी अटैक होगा, बैक से भी अटैक होगा। इसमें बैक से अटैक होता है, इन्वर्जन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? SN1 में 3 to 1, उससे ज्यादा बेंजाइल एलाइल भी होते हैं। और इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? भीड़ भाड़ सबसे कम प्राइमरी में, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। इधर आ जाओ, रिएक्शन की बात करें। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर,
पॉजिटिव से कौन लव करेगा? जिस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। तो इधर इस X को हटा के इधर OH लग जाएगा। KCN AgCN, यहाँ पर एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल वाला कंसेप्ट है, तो पहले वाले में CN लगेगा, अगले वाले में NC। सर हमें कैसे पता चलेगा कब CN लगेगा कब NC? इसको ऐसे याद रख लीजिए, अजी नहीं, अगर Ag कभी भी आ जाए तो N लगता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेम रिएक्शन, इसमें 2-4 नेम रिएक्शन आती हैं, वुड्स फिटिग, फिंकलस्टीन स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन क्या होती है? जब आप लोग RX की रिएक्शन कराते हो NaI के साथ, X की जगह पर I चला जाएगा। और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है? RX की रिएक्शन कराओगे AgF के साथ, X की जगह पर F चला जाएगा। मार्कोनिको रूल याद रखिए, क्या होता है मार्कोनिको रूल भाई? मार्कोनिको रूल क्या होता है बेटा? वेरी गुड। क्या होता है मार्कोनिको रूल? नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन लोअर वाले पे अटैक करता है। एंटी मार्कोनिको रूल, नत्थु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन हायर हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ठीक है, और एक एलिमिनेशन एक्शन होती है। आपके दिमाग की घंटी कब बजेगी कि यहां पर एलिमिनेशन होगी? अगर कभी भी अल्कोहलिक KOH आ जाए तो वहां पर एंटी मार्कोनिको रूल लगता है। ठीक है, ये 2-3 नेम रिएक्शन रहती हैं, इनको अच्छे से देख लेना। बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये 2-3 नेम रिएक्शन है, जैसे कोल्ब्स, प्राइमर एंड विलियमसन। कोल्ब में क्या होता है? फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। प्राइमर में फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनता है। विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या बोलते हैं? रोना हैलोल्केन की याद में मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करती हैं, NX बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। मैकेनिज्म इस चैप्टर, देखो हमारे टोटल सिलेबस में 6-7 मैकेनिज्म है, बट इस चैप्टर के मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है। अच्छा, एक लुकास टेस्ट होता है, 2-3 टेस्ट भी हैं। लुकास टेस्ट किस काम आता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे HCl ZnCl2 का मिक्सचर, कुछ नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में डालोगे तो 5 मिनट बाद वो पानी गंदा हो जाएगा, जिसको टर्बिडिटी बोलते हैं, टर्बिडिटी इन 5 मिनट। और अगर टर्सरी अल्कोहल में डालोगे टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी। ठीक है, और फिनोल के लिए कौन सा टेस्ट होता है? FeCl3 टेस्ट होता है। FeCl3 टेस्ट क्या होता है? इस फिनोल को वॉयलेट कलर का कंपाउंड बना देगा ये। इधर आ जाओ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर NO2 है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बेटा कन्वर्जन में पूछे जाते हैं। याद रखिए, अगर कभी भी फॉर्मल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसकी हाइड्रोलिसिस की गई है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड है, उसको ट्रीट किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन है, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस की गई है तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या फंडा है? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। ठीक है, और अगर आप डिहाइड्रोजनेशन कर दोगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, टर्सरी अल्कोहल से अल्कीन बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूं कि सबसे जो बच्चों को मुश्किल चैप्टर लगता है, इतना मुश्किल नहीं है, 8 नंबर में से 4-5 नंबर तुम कभी भी कवर कर सकते हो उसमें से, वो लगता है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसमें 10-12 नेम रिएक्शन है, उनको घोट के पी जाओ, और 3-4 टेस्ट हैं, वो टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, बस उन्हीं से जोड़ तोड़ करके क्वेश्चन बनाते रहते हैं, वो उन्हीं से जोड़ तोड़ करके क्वेश्चन बनते हैं बस। तो कौन कौन सी टेस्ट है भाई? टोलेंस, जो कि हर एक एल्डिहाइड पे लगता है। फैलिंग की फीलिंग जुड़ी हुई है एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। आइडोफॉर्म इथेनॉल पे लगता है, इथेनॉल पे, मिथाइल कीटोन पे, CH3CHOH पे। क्या होगा? I2NOH के साथ रिएक्शन कराते हो, और क्या होता है आइडोफॉर्म में? येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या हो जाता है? येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। नेम रिएक्शन की बात कर लो, रोजनमंड क्या है? बेंजोइल क्लोराइड है। स्टीफंस बेंजोनाइट्राइल है। इटार्ड टोल्विन है। गेटरमैन कोच में बेंजीन COHCl है, और इन सब से क्या बनता है? एल्डिहाइड। अगर बेंजीन लिया तो बेंजीन के ऊपर इन सब में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। आगे आ जाओ, क्लेमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किसन रिडक्शन, ये दोनों रिडक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाती हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, तब लगती है। कैनिजारो उस एल्डिहाइड पे लगेगी जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्रॉस एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अलग अलग ग्रुप होने चाहिए हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे फेमस रिएक्शन है HVZ। ठीक है, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है फिनोल से। क्या होता है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है। अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है, अगर आप उसको ट्रीट कर दोगे KMnO4 के साथ, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आएगा ये क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए। जैसे इसमें भीड़ भाड़ कम है,
इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है भाई अमाइंस, बहुत बेसिक सा चैप्टर है यार, पता नहीं इसका हुआ क्यों बना रखा है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं बायोमोलिक्यूल के साथ आपको ये पढ़ना चाहिए, सबसे इजी चैप्टर है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बनता है। गैसीय स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर एक्वस पूछा जाए, मिथाइल ग्रुप में 213, इथाइल ग्रुप में 231। अब सर हमें कैसे पता चलेगा बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में पूछी गई है या गैसियस में? देखो अगर आपको मेंशन नहीं किया गया तो आप हमेशा एक्वस के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, मेंशन कर दे गैसियस है तो गैसियस के अकॉर्डिंग, है ना। और ऑर्डर क्या है, 213 फॉर मिथाइल ग्रुप, 231 फॉर इथाइल ग्रुप, है ना। और एक्वस फेज में कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, इंडक्टिव, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन। नेम रिएक्शन है भाई 3-4, कौन कौन सी है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, कार्बाइलमाइन, कार्बाइलमाइन एक टेस्ट भी होता है, किसके लिए होता है टेस्ट, प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट होता है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो अमाइड की डिग्रेडेशन कर देती है, इसमें CO ग्रुप को कम करके NH2 बना देती है, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शंस होती हैं, एनिलीन बहुत एक्टिव है ना, बेंजीन के ऊपर NH2। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, एसाइलेशन कर देते हैं। जो नाइट्रेशन करते हैं, वैसे तो जो एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इधर एक एसिडिक मीडियम की फॉर्मेशन हो जाती है तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, अच्छा बनता है। अगर आपसे कभी कोई बोले बेसिक स्ट्रेंथ मतलब KB की बात की जा रही है, और पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होती है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन पता होगा, डायजोनियम क्लोराइड है, उसकी सैंडमी रिएक्शन होती है, गेटरमैन होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है, इसके अलावा बाल्सकीमन भी होती है, ठीक है। डायजोनियम क्लोराइड तो ऐसे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे वेजिटेरियन बंदों के लिए आलू होता है या पनीर होता है, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब होंगे बट ये है, पनीर बहुत चॉइस रहती है उनकी और आलू बहुत चॉइस रहती है। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायजोनियम क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड बहुत फेमस है, बहुत बार आते हैं। आगे आ जाओ, लास्ट चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल, 7 मार्क्स का चैप्टर बनता है भाई। इसमें क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन श्योरली पूछी जाती है। डाइसैकेराइड होते हैं, सुक्रोज किस में कन्वर्ट टूटता है, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, माल्टोज ग्लूकोज में, एंड लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे सैकेराइड्स हो, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो स्टार्च होता है जिसमें अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज 15 से 20%, ये 80 से 85% होता है। एक सेलुलोज होता है। उसके बाद प्रोटीन में फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस पूछा जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और एक वो अल्फा अमीनो एसिड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेना। DNA RNA का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, और इसमें भी मेनली क्या पूछा जाता है, इसके अंदर बेसिस क्या होते हैं, AGCT, इसके अंदर बेसिस क्या होते हैं, AgCU। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड में आपसे DNA RNA का डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर कई बार आपसे ये पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोसाइड में बेस एंड शुगर होती है। और एक आप लोग क्या कर लोगे, विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज, किसी भी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ये आप अच्छे से देख लोगे, ठीक है। इस तरह से चैप्टर कवर हो जाते हैं। अब आपकी बात पे आते हैं कि आपको चैप्टर करने कैसे हैं। बेटा ये सारे का सारे हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की क्विक रिवीजन करनी है, आपके लिए 15 मिनट की वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, 30 मिनट की बना रखी है। अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो वन शॉट देखो, थोड़ा बहुत आता है यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर करके है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके लिए पूरे सिलेबस के 100+ MCQs हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। इसके बाद हर एक चैप्टर के 15-15 NCERT क्वेश्चन है, बेटा आप सारे करो, पहले ये करो। और इसके बाद आपके लिए मार्क बूस्टर है, नाम से ही क्लियर है, मार्क बूस्टर मतलब ये मार्क में बूस्ट लाएगी वीडियो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। और अब आपको हो सकता है कि सर मुझे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, आपको न्यूमेरिकल आपके लिए ना एक वन प्लेलिस्ट करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला। वन प्लेलिस्ट मतलब जो भी आपको मुश्किल लगता है, आपको सेल की रिएक्शन मुश्किल लगती है, मतलब जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये मुश्किल है, तो वो सब इसमें है, इस प्लेलिस्ट में। सर हमें तो कन्वर्जन मुश्किल लगता है, वो इसमें है। सर मुझे तो क्या मैंने 4K2CR2 की वो रिएक्शन समझ में नहीं आती, इसमें बहुत अच्छे से है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में नहीं आती, इसमें है। ग्राफ समझ में नहीं आते, इसमें है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो भी टॉपिक मुश्किल लगता है इसको एक बार चेक कर लेना। और इधर आ जाओ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपको कंसेप्ट वाइज भी पढ़नी चाहिए, है ना। जब आप चैप्टर वाइज थ्योरी कर लोगे, PYQ कर लोगे, फिर भी आपको लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज है, इसमें नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मैकेनिज्म, रीजनिंग क्वेश्चन सब कुछ कवर किया गया है। और साथ के साथ थ्योरी के लिए ये आपके डिटेल्ड नोट्स हैं, प्रीमियम नोट्स हैं। जस्ट कितने रुपए के, 99 रुपीज़ के। BP लाइव कोड लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेंशन मत लो। बाकी मेरे से क्या हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं 24/7 तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी बहुत देर नींद आएगी वो एक अलग बात है, बाकी मैं साथ हूँ। बढ़िया से करना है। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।